चैप्टर का नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहाँ पे लिखा है उन्होंने? सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 का नाम रहता शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एनी कमेंसमेंट। टाइटल क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और कब ये फोर्स में आया? 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 1930। इसके बाद सेक्शन 2 की बात करते हैं अपन। इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1। सेक्शन 2 क्लॉज 1 बायर की डेफिनेशन होता है। बायर मतलब जो बाय करेगा या एग्रीज टू बाय, पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू। कहीं कहीं a person who buys or agrees to buy। उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 13 पे आते हैं। सेलर मतलब a person who sells or agrees to sell। उसके बाद हमने गुड्स की डेफिनेशन देखी थी। गुड्स की डेफिनेशन कोई भी मूवेबल, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, हर एक मूवेबल ले लिया, लेकिन बाद में बोला अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। और क्या इंक्लूड करेगा? स्टॉक्स एंड शेयर्स, गोइंग क्रॉप्स, ग्रॉस, या जो भी है लैंड से अटैच्ड, लेकिन उसमें क्या? एग्री टू बी मतलब क्या? अपन उसको कट करेंगे बिफोर सेल या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर उसको तोड़ा, हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी सब आ जाता, मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल सब सब चीजें आ जाती है इसमें। एफडी ना, एफडी। तो उसके बाद अपन डिलीवरी देख। अच्छा, गुड्स में उन्होंने टाइप्स ऑफ गुड्स बोला था। टाइप्स ऑफ गुड्स 3 है। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर यानी एग्जिस्टिंग में भी 3, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स उन्होंने सेक्शन नंबर 6 में हल्लू से बोला था ओन्ड और पोजेस। और अपनी जो आईसीआई की मॉड्यूल थी उसमें उन्होंने बोला ओन्ड, पोजेस या एक्वायर्ड बाय द सेलर, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग। सेक्शन नंबर 6 याद रखेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 14। स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, उसके बाद आता असर्टन। डेफिनेशन का पे दिया है, असर्टन की कई डेफिनेशन दी हुई है। हाँ, बस मैंने असर्टन करा स्पेसिफिक, हाँ, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। और अनअसर्टन मतलब असर्टन कर रही थी सैंपल, सैंपल की बेसिस पे अपन उसको लेंगे। एक बार मतलब मैंने आपको बोला कि गेहूं देखा, हाँ ये गेहूं मस्त है, मेरे को एक काम करो 100 किलो गेहूं दे दो। अब ये 100 किलो गेहूं ये अनअसर्टेन। आपने जब 100 किलो गेहूं साइड में रख दिए, उसके बाद वो बन जाएंगे असर्टेन। उसके बाद अपन फ्यूचर गुड्स पे आते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6। फ्यूचर गुड्स मतलब गुड्स टू बी मतलब फ्यूचर की बातें हो रही। टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड या एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बना लो आप, फिर अपन मैं गुड्स बनाऊंगा ना आपको बेचू। एक बार कॉन्ट्रैक्ट पहले बना लो। उसके बाद आता कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स कहाँ पे बातें हुई थी? सेक्शन 6 क्लॉज नंबर 2। सेक्शन 6 क्लॉज नंबर 1 में उन्होंने एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन काइंड ऑफ बोला था, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में उन्होंने कंटिंजेंट गुड्स के बारे में बात करी। ठीक है, अपन डिटेल में देखने वाले सेक्शंस। उसके बाद अपन आते डिलीवरी पर। डिलीवरी मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा उसको अपन बोलते हैं डिलीवरी। और जनरली डिलीवरी सेलर करता है, बायर। डिलीवरेबल स्टेट, कोई भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब रहेंगे? जब वो इस हालत में कि बायर ना वो बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ, तब अपन उसको बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट। मतलब आपने मेरे को क्या बोला कि आप है ना भैया, फोन करके आपने बोला कि 100 kg गेहूं आप मेरे को बेच दो। तो मैंने क्या किया, 100 kg गेहूं बोरी में बांधे और साइड में रखी, आपको फोन करके बोला कि आके लेके जाओ। अब ये डिलीवरेबल स्टेट में। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या रहता? ये एक कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको यूज करेंगे अपन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज प्रूफ। किस चीज का प्रूफ? पोजेशन या कंट्रोल। कंट्रोल मतलब ओनरशिप, किसके ताबे में है, मतलब किसके हाथ में, या कौन कौन इसका ओनर है। ये समझने के लिए मैं जिस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करूंगा
चाहे वो बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, कुछ भी चीज हो सकती। नेक्स्ट फॉल्ट, फॉल्ट मतलब डिफॉल्ट। इंसॉल्वेंट क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट? जो ले नहीं सकता है नहीं दे दे नहीं सकता या दे नहीं रहा है। सीजेस टू पे इज डेट मतलब वो दे नहीं रहा है, और कैन नॉट पे इज डेट मतलब दे नहीं सकता। अच्छा डिलीवरी, ये डिलीवरी में तीन टाइप की डिलीवरी थी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव आणि सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होगा, मतलब फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बहुत भारी थी, मतलब विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन। हाँ टोकन जो है वो सिंबॉलिक में यूज करेंगे वर्ड, तो विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन चाबी दी में वो सिंबॉलिक हुई। ये फोन आपके पास ही था, आपने बस यूज करने को लिया था 5-6 दिन, उसको डिफाइन विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन। जो डिलीवरी होगा विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब ये फोन आपके पास था 10 दिनों से, और फिर आपने बोला मेरे को बहुत पसंद आया भाई, ये मैं रख लेता, आप मेरे को बेच दो। तो पोजीशन पहले भी आपके पास था, अभी भी आपके पास, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब क्या, कि मैंने आपको गाड़ी की चाबी दे दी, आया फ्लैट की चाबी नहीं फ्लैट की चाबी, आपके फ्लैट थोड़ी उठा के देने वाला मैं आपको, तो बस फ्लैट की चाबी दी मैंने, ये हुआ सिंबॉलिक डिलीवरी जिसमें अपन टोकन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब एक एजेंट जिसके पास कुछ ऑथोरिटीज है, दोस्तों याद है क्या, चार चीजों की अथॉरिटी, या तो वो गुड्स सेल कर सकता है, या तो गुड्स बाय कर सकता, या उसको कंसाइन करके, या उसको एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रख के मनी रेज कर सकता, इसको अपन बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन या वैल्यू ऑफ गुड्स। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो वहां पे लिखने का मनी कंसिडरेशन, पैसों की, पैसों में अपन जो उसका वैल्यू निकाल। प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मियरली स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टी। एग्जांपल था अपने पास, हाँ तो मैंने मैंने क्या किया, मेरे कोई गुड्स जो है वो आपके पास कोलेटरल के तौर पर रखे और आपसे पैसे लिए 50,000, 2 लाख के गुड्स रख के 50,000 लिया, तो उसकी जनरल ओनरशिप किसके पास, मेरे पास, क्योंकि गुड्स मेरे, समझा। लेकिन आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी 50,000 तक की जो एक्सटेंड है, क्योंकि आपको भी उसमें कुछ इंटरेस्ट है कि आपके 50,000 तो भी आप रिकवर कर पाओ, उसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। और जनरल प्रॉपर्टी मेरी, इसलिए वो मेरा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वालिटी मतलब क्या, स्टेट या कंडीशन, मतलब अगर मैंने खड़ी शक्कर मंगाई और आपने एक नंबर फाइन वाली जो है पिठी शक्कर मेरे को सप्लाई करा, क्वालिटी बहुत मस्त, मतलब अगर लिटरल मीनिंग में अपन क्वालिटी देखें तो एकदम अच्छी क्वालिटी के, लेकिन क्या अपन इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको अच्छी क्वालिटी का बोलेंगे, नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन अलग है, मैंने जो कंडीशन में मंगाया तो उस कंडीशन में नहीं मिली तो उसकी क्वालिटी खराब, समझा। सेक्शन 2 खत्म हुआ, सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं अपन। सेक्शन नंबर 3 मस्त चीज बोलता, वो क्या बोलता है, अगर कोई चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है तो आप क्या कर लो, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके उस चीज की डेफिनेशन देख लो, समझा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गया, या प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस, कंसेंट भी चाहिए सारे फ्री, यस, क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, तो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, वो सारे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखो। सेक्शन नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमको बोलता है सेल और एग्रीमेंट। तो सेल का मतलब क्या है, इसमें 4 सबसेक्शंस थे। पहला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर करेगा या एग्री टू ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन, बाबू मतलब एक ही लाइन में इतने सारे डेफिनेशंस का इस्तेमाल हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर ट्रांसफर करेगा, एग्री टू ट्रांसफर करेगा कि मैं मेरी जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आपको मतलब बायर को, फॉर अ प्राइस। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है इसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल, दोनों चलेगा, एब्सोल्यूट भी चलेगा, कंडीशनल। अगर एब्सोल्यूट रहा तो उसको बोलते सेल, कंडीशनल रहा तो एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। तो सबसेक्शन 3 वही डिफाइन करता है कि अगर एक आधे कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, तो उसको अपन बोलेंगे सेल। अगर ट्रांसफर जो है ये फ्यूचर टाइम में होने वाला या किसी कंडीशन के बाद होने वाला,
तो एग्रीमेंट टू सेल। और फोर्थ क्या बोलता कि एग्रीमेंट टू सेल को अगर सेल बनना है तो या तो वो टाइम खत्म होना चाहिए, मतलब फ्यूचर टाइम आ जाना चाहिए, या जो कंडीशंस फुलफिल होनी थी वो हो जानी चाहिए। सेक्शन नंबर 5 की बातें करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, एकदम बच्चों वाला सेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय या सेल, ऑफर टू बाय या सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच। मतलब मैं ऑफर करूंगा, सामने वाला एक्सेप्ट करे। ऑफर किस चीज की करूंगा, या खरीदने की भी कर सकता, बेचने की भी कर सकता, और सामने वाले ने इसको ऑफर किया तो बन जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको राइटिंग में कर सकते, ओरली कर सकते, थोड़ा राइटिंग थोड़ा ओरली भी चलेगा, इम्प्लाइड भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेस के तरीके हो गए, मतलब यूज ऑफ वर्ड्स। और ये इम्प्लाइड मतलब अदर देन वर्ड्स। ये मेरे को कहां से समझा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 3 इधर का। चलो अब सेक्शन नंबर 6 पे आते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। तो वो क्या बोले, जो गुड्स है ना वो एग्जिस्टिंग रहा तो चलता, क्या चलता, फ्यूचर रहा तो भी चलता। ये किसने बोला, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। और यहाँ पे कॉमा दे के उन्होंने और चीज बोला था, एग्जिस्टिंग मतलब ओन्ड या पोजेस्ड बाय सेलर। सबसेक्शन 2 क्या बोलता, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ना ये कंटिंजेंट गुड्स के लिए भी हो सकता है। कंटिंजेंसी जो होगी या जो नहीं भी होगी, ऐसे वाले कंटिंजेंसी पे अगर मेरा गुड्स बनना है नहीं बनना बेस्ड है, उसका भी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकता हूं। और अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं ट्राई करूंगा प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स करने की, गुड्स बने ही नहीं अब तक लेकिन अभी मैं सेल करने का ट्राई कर रहा हूं, तो उस सेल को सेल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले गुड्स खराब हो गए और हम दोनों को पता ही नहीं, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ये जो है वो गुड्स वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट अपना वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, बनने से पहले गुड्स खराब हो गए तो अब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, तो वॉइड। या अगर कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया हमने फिर जाके समझा यार गुड्स तो खराब है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता कि बिफोर सेल लेकिन आफ्टर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया था अपना लेकिन सेल हुआ नहीं अब तक, फिर मेरे को समझा कि खराब है गुड्स, तो भी वॉइड। लेकिन इसमें क्या चाहिए, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर। ना तो बायर का ना तो सेलर का इसमें फॉल्ट होना चाहिए। फॉल्ट कहां पर डिफाइन किया उन्होंने, 2(5) में उन्होंने फॉल्ट डिफाइन किया। फॉल्ट मतलब डिफॉल्ट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट था, एग्रीमेंट सॉरी असर्टनमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस कैसे असर्टन कर सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लेंगे पहला, दूसरा क्या, इन मैनर देयर बाय एग्रीड, मतलब यहाँ पे वैल्यूअर की बात आती, थर्ड पार्टी कोई फिक्स करेगा, या इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पार्टी। ठीक है, या तो बाय कॉन्ट्रैक्ट या इन द मैनर देयर बाय एग्रीड या कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पार्टी। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है इसमें, कि अगर ऊपर के तरीके से प्राइस डिटरमाइन करी ही नहीं तो फिर जो भी रीजनेबल प्राइस रहेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, ना थर्ड पार्टी ने बोला, ना आगे जाके देखेंगे, जो मतलब आगे जाके देखने वाले थे वो भी नहीं देखा, तो फिर क्या करूं, क्या प्राइस दू, तो बायर जो है वो रीजनेबल प्राइस पे कर देगा। रीजनेबल प्राइस की डेफिनेशन क्या है, कुछ है ही नहीं, वो केवल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो कि सर्कमस्टांस पे डिपेंड करे, अलग अलग केस में अलग अलग रीजनेबल प्राइस हो सकता है। लास्ट सब सेक्शन जो था, लास्ट सेक्शन जो था, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, मतलब ये जो दूसरी बात करी थी हमने, तो मतलब थर्ड पार्टी डिटरमाइन करने वाली थी प्राइस, अगर उसने किया ही नहीं तो क्या, तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल है जो वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है, और ये थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, मतलब या तो कर नहीं पाई या करा नहीं उन्होंने, तो अपन क्या करेंगे, उस एग्रीमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोल देंगे वॉइड, अवॉइडेड मतलब उसको वॉइड बोल देंगे। प्रोवाइडेड अगर कुछ गुड्स, पार्ट गुड्स अगर डिलीवरी हो गई है तो उतने की मेरे को रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी बायर। समझा। सबसेक्शन 1 क्या बोलता, कि अगर थर्ड पार्टी ने डिटरमाइन नहीं किया या कर नहीं पाया तो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ
गुड्स, पार्ट ऑफ गुड्स अगर ट्रांसफर हो चुके तो फिर उतने की रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। ये प्रोवाइडेड दैट मतलब प्रोविजो रहता, ठीक है। और लास्ट क्या बोला, ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं कर पाया, या उसमें कोई फॉल्ट है बायर या सेलर का, इसलिए थर्ड पार्टी डिटरमाइन नहीं कर पाया। तो फिर जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है वो रिकवर कर सकता है जो पार्टी डिफॉल्ट में है उनसे, मतलब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझा क्या पूरा? मेरा किस कड़ी थी बोली? ये